वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है मोहित और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का। अब वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए भी। अब मैथ्स में क्या होता है, ट्वेल्थ में एक वेक्टर्स चैप्टर है जिसके बेसिस पे क्या होता है, एमसीक्यू टाइप में ऑलमोस्ट आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वेक्टर्स में ऑलमोस्ट आपको प्रॉब्लम की होती है क्योंकि सही से समझ ही नहीं पाते हैं वो एक्चुअल में कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं किस बेसिस पे या वेक्टर्स होता ही क्या है, क्योंकि हमें वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन तो सही से पता नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन शॉर्ट वीडियो में जिसमें आप समझेंगे कि वेक्टर्स होता क्या है एक्चुअल में। बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो समझिए वेक्टर्स क्या होता है। तो सबसे पहले दो टाइप्स होते हैं। अब दोनों टाइप्स में एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ये हम बेसिक है, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं नाइन्थ में ही पढ़ा है, हमने 10th में पढ़ा है स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसको हम स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होती हो। इसका मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है उसको ही वेक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड इसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे आप सपोज करो कोई भी स्टूडेंट है, वो मूवमेंट कर रहा है स्कूल में अराउंड, उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऐसे ऐसे इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, तो उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं है। तो उसके जब किसी के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और जिसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक स्टूडेंट है ए पोजीशन से बी, मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास गया पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, मतलब अब एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे तो गया, ठीक है। अब लेकिन उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी था। जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा उसी को हम वेक्टर्स बोलते हैं। अब देखिए वेक्टर्स में क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझिए वेक्टर्स में हमने लाइन सेगमेंट के बारे में सब जानते होंगे। लाइन सेगमेंट, अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, मतलब ए से लेकर बी तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ऐसी एक और पॉइंट होता है डायरेक्टेड लाइन, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, डायरेक्टेड लाइन। ये डायरेक्टेड लाइन क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन बिल्कुल सेम होता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, यहाँ से ए से बी, ये ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये एरो हम लगा देते हैं, इसका मतलब ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। यहाँ पे डायरेक्शन है ही नहीं लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्शन लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए। बस हम ऊपर क्या लगाते हैं, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट का एक सिंबल लगा देते हैं। ऐसे ही डायरेक्टेड लाइन में भी क्या होता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन हो उसी को हम वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स को हम एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। जैसे ए बी के ऊपर आप एरो लगाएंगे तो उसको हम बताते हैं कि इस ए और बी के बिटवीन दोनों की डिस्टेंस में क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और जहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है उसी को हम एक्चुअल में वेक्टर्स बोलते हैं। आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं, आपने बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए देखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं इसके ऊपर एरो इसीलिए लगा हुआ होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद अब देखिए आपने देखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप, के कैप। ये के कैप वाले, ये कैप वाले टर्म्स आ जाते हैं। अभी कैप वाले टर्म्स वेक्टर्स में आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये एक्चुअल में होता है क्या है। तो हम यही समझेंगे कि ये कैप वाले टर्म्स कहाँ से आते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तो हम सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये सारे टर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है। आई हमेशा एक्स डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। जो आई कैप होते हैं ये हमेशा आप ध्यान रखिए कौन सी एक्सिस को डोनेट करता है, एक्स एक्सिस को डोनेट करता है। ऐसी जे कैप और के कैप, जे कैप के साथ में हमेशा वाई एक्सिस और के कैप के साथ में हमेशा जेड एक्सिस, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल होते हैं सारे, 3D को शो करते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। हमने तीनों एक्सिस बना लिए, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर कहीं पे भी हमारा एक वेक्टर हो सकता है, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये हम बताएंगे कि वेक्टर की पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर में हम बताएंगे पोजीशन होती कहाँ पर है वेक्टर्स की। जैसे कहीं पे भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आता है, कहीं भी कार्टेशियन प्लेन में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक वेक्टर लाई करता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, क्योंकि उसके डायमेंशन तो होंगी, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो वो किसी भी कार्टेशियन प्लेन में लाया कर सकता है। अब इसके डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करेंगे, तो इसकी ओरिजिन कितना है 0,0,0, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस से अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से मिलता है उसको हम कहते हैं बीटा एंगल, और जो कंप्लीट मिलता है जेड एक्सिस से उसको हम कहते हैं गामा एंगल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इसमें भी होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में होता है एल एम एन, ये सारे टर्म सिंपल्स हैं। एल एम एन को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जेड है इसको हम कह देते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। जो एलिमेंट है इनको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, और जो हमारे पास एक्स वाई और ये जेड है इसको हम कह देते हैं डायरेक्शन ऑफ रेशियो। तो एक्स वाई जेड हमारे डायरेक्शन ऑफ रेशियोज हो गए। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है क्या एक्चुअल में, आपने देखा कि यहाँ पर जो भी हमारी पोजीशन ऑफ वेक्टर है, हमने ये लाइन ड्रॉ किया यहाँ ओरिजिन से, तो ये जो अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करता है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं कॉस अल्फा। एम की बात करेंगे वाई एक्सिस से देख रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस, तो हम लिखेंगे कॉस बीटा। और लास्ट एन की बात करते हैं, वो करता है रिप्रेजेंट जेड एक्सिस से, कि पोजीशन ऑफ वेक्टर की पोजीशन कहाँ है, जेड एक्सिस से कितना दूर है वो। तो जब जेड एक्सिस से कितना दूर है तो वहां पे क्या लिखेंगे आप, कॉस गामा। तो एल एम एन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। और डायरेक्शन ऑफ रेशियोज की बात करते हैं तो एक्स वाई जेड जो भी कोऑर्डिनेट हैं हमारे एक्चुअल में वेक्टर्स के, उसी को हम बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमारे पास एल एम एन की वैल्यूज हो जाती हैं। पोजीशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, जैसे मान लो हमें क्या पता पोजीशन ऑफ वेक्टर्स कहां पर है, तो पोजीशन ऑफ वेक्टर के यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर हमें पोजीशन ऑफ वेक्टर फाइंड करनी है ए बी, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप क्या लिखेंगे, रूट इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस। आप डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लीजिए या फिर इसको मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड होगा। आप सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए कि इसकी यहाँ से कोई भी वेक्टर कहीं भी लाया करता है कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में मान लो मैंने वेक्टर यहाँ लिख दिया, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये जो वेक्टर है यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में, इसकी एक्चुअल में पोजीशन होगी क्या। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है हमारे पास पोजीशन ऑफ वेक्टर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ वेक्टर। तो आप किसी भी वेक्टर की पोजीशन एक्चुअल में बता सकते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके, जो भी इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो आप उसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे नेगेटिव ले लेते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव है -2 -3 4, ठीक है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर है, कितना पोजीशन होगा इसका। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट -2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस -3 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4 कंप्लीट स्क्वायर, ये कितना हुआ 4 + 9 + 16, ठीक है 25, और ये रूट 29 इज योर आंसर। तो आप किसी भी पोजीशन, किसी भी वेक्टर्स की पोजीशन ऑलमोस्ट बता सकते हैं। पोजीशन और वेक्टर में सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है, क्योंकि वेक्टर्स में से पोजीशन ऑफ वेक्टर्स पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पता होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। इतना तो आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर तो हम समझ गए वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर हमने समझ लिया कि ये लाइन सेगमेंट होता है, अगर उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा तो उसको हम वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर्स बोल देते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर्स में कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास फिगर है, ठीक है, एक हम फिगर बना ही लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब लिख लेते हैं ए, या फिर नॉर्मली वेक्टर्स की फॉर्म में ही लिख लेते हैं इसको। वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, ठीक है। हमने 4 वेक्टर की पोजीशन लिखी है, या डिस्टेंस लिखी, वेक्टर की डायरेक्शन है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर्स को हमने लिख लिया, ए बी सी डी हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो आता है को इनिशियल वेक्टर। सबसे पहले कौन सा है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है नॉर्मली जिसका सिर्फ सिमिलर पॉइंट हो। मतलब जैसे कि को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में भेज दिया,
एक हमने इस डायरेक्शन में भेज दिया, तो ये जिसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिस वेक्टर का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, वहां से कितने भी जा सकते हैं, 2 3 4 5, जैसे इस वाले पॉइंट से कितने वेक्टर्स जा रहे हैं, एक और ये दो, तो दोनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए आप, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से क्या हुआ, डी वेक्टर भी जा रहा है और यहाँ से सी वेक्टर भी जा रहा है, तो डी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स, तो वो वेक्टर्स हमारे को इनिशियल हो जाते हैं, ठीक है, पहला। सेकेंड, अब आते हैं इक्वल वेक्टर्स। सेकेंड, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स तो आप इक्वल से समझ ही गए, इक्वल्स मतलब जो इक्वल होते हों एक्चुअल में, जिसकी डायरेक्शन भी पर्टिकुलर, जैसे कि अगर कोई वेक्टर इधर गया, ठीक है, और दूसरा भी इधर ही जा रहा है, तो उसको हम कह देते हैं इक्वल वेक्टर्स, मतलब वो सेम पाथ में जा रहे हो या सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, उसको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में इक्वल है। 2 = 2, 3 = 3, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, उसको हम कह देते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इस फिगर में देखेंगे इक्वल वेक्टर्स कौन है, सी वेक्टर और ए वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। तो लिख देंगे सी वेक्टर्स इज इक्वल टू ए वेक्टर्स, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स हैं, या फिर लिख सकते हैं सी ए इज इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद ये कोइनिशियल भी होते हैं। हाँ, कोइनिशियल मतलब जो सेम पाथ में जा रहे हो उनको हम कोइनिशियल भी कहते हैं। ये कोइनिशियल भी होते हैं, क्या होते हैं, या फिर लिख सकते हैं कोइनिशियल, कोइनिशियल नहीं सॉरी, कोलीनियर, क्या बोलते हैं इनको, कोलीनियर भी बोल देते हैं, इसमें कोलीनियर। कोलीनियर मतलब एक के ऊपर एक लाया करते हैं, जैसे कि ये इसके, अब इसके सेम डायरेक्शन में जाना है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब पैरेलली है, अब पैरेलली है तो वो कोलीनियर हो जाते हैं। तो जो सेम डायरेक्शन में जितने भी इक्वल वेक्टर्स होंगे वो कोलीनियर वेक्टर्स भी होंगे। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो कोलीनियर वेक्टर्स भी होंगे। इसके बाद ठीक है, बस आप टाइप समझ गए होंगे, वेक्टर्स समझ गए। हमने क्या पढ़ लिया, हमने वेक्टर्स के बारे में पता कर लिया, जैसे कि ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पता लग गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है, आप ड्रॉ करिए पोजीशन, ठीक है, वहाँ से हम पोजीशन ऑफ वेक्टर्स निकाल सकते हैं। दूसरा पोजीशन ऑफ वेक्टर्स हुआ। तीसरा हमने क्या पता किया कि आई कैप, जे कैप और के कैप को एक्चुअल हम बोलते क्या है, इनका मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पे लाया करता है, ये वाई एक्सिस पे लाया करता है, और ये जेड एक्सिस के, ये सभी एक्सिस के अलोंग, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, के कैप जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद मैं देख लेता हूँ एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन हो इंपॉर्टेंट, वो मैं करा देता हूँ। बाकी इंट्रोडक्शन तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज में देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत बेसिक सी है, इसमें बस आपको बताना है कि कौन कौन स्केलर है, कौन कौन वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या लगाएंगे, सेकंड पार्ट क्या लगाएंगे, जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो रेगुलर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं भी। जल्दी देख लेता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट बस बताना है आपको, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, बेसिक से हैं बिल्कुल। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 में बस वो इतना पता कर रहा है कि आपने क्या सीखा अभी तक, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर क्या है, व्हाटएवर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बस वो पूछ रहा है कि आपसे स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट हमारे पास 10 kg, तो 10 kg वो पूछ रहा है स्केलर है या वेक्टर है बताइए। तो इसमें सिर्फ वेट है, और वेट में कोई डायरेक्शन होती नहीं पर्टिकुलर। मेरे अंदर वेट है, मैं खड़ा हूँ तो मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी डायरेक्शन में नहीं खड़ा हूँ, इधर उधर, बस मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये कैसा है, ये स्केलर वेक्टर है, ठीक है, ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है, सॉरी, ये कैसा है, स्केलर है ये। सेकंड, अगर कहीं पे लिखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वहाँ पे। और एक्सेलरेशन का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी में भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो जहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है वो कैसा हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास कैसा है, ये वेक्टर है ये, ठीक है। स्केलर मतलब वहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन में पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको मैग्नीट्यूड बताना है, कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल से, इसमें से ऑलमोस्ट 1 नंबर का भी क्या एमसीक्यू आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो कभी नहीं आना। आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 10.2 सबसे पहले पूछ रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। आपको बस मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे एक्सरसाइज हमारे पास है 10.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप
मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताइए किसी भी वेक्टर का। आप सबसे पहले इसमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड पता करने के लिए मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड जब भी आपसे पूछे तो मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला हमने अभी लिखाया था, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले आप जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए इसको। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वेक्टर का, तो लिखेंगे वेक्टर का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप एक्स बाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1। अब आपने जब जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर किया और आप एक्स बाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके बाद आप किसी भी इक्वेशन का नॉर्मली मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब बस वैल्यूज पुट करना बाकी है, आप फॉर्मूले में पुट करिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए वेक्टर इज इक्वल टू √3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √3। आप सिंपल से देखिए, बस आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है और नॉर्मली आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड भी इजी है। थर्ड पार्ट का लेता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। उसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड बताइए। तो सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखिए, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए। जनरल इक्वेशन हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से आप कंपेयर करें। आप जब जैसे ही इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास, एक्स का वैल्यू है 1/√3, वाई माइनस 1/√3 एंड जेड इज इक्वल टू 1/√3। इसके बाद आप बस मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, हमेशा ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मॉडुलस के अंदर, मतलब वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती एक्चुअल में किसी मैग्नीट्यूड की, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगी। इसीलिए मैग्नीट्यूड जब भी फाइंड करते हैं तो हम मॉडुलस का यूज करिए, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1/√3 कंप्लीट स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1/√3 कंप्लीट स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये √1 डिवाइड बाई 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/3। ठीक है, 3/3 इज इक्वल टू 1 आपके पास आंसर हो जाता है। तो आंसर कितना हो गया इसका, 1। नॉर्मली आप बस क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद नॉर्मली फॉर्मूले पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नॉर्मली किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आसानी से आ सकता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, जैसे हम ए वेक्टर था, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया था आई कैप जे कैप के कैप। आप किसी वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए वहां पे क्या लगाते हैं, मॉडुलस का यूज करना ही करना है आपको। तो क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है, तो वहां पे आप मॉडुलस का यूज करिए। मॉडुलस मतलब कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, और मैग्नीट्यूड कभी भी किसी भी वेक्टर का नेगेटिव नहीं आता, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है, राइट 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपको कोई ऐसा वेक्टर लिखना है, कोई 2 वेक्टर ऐसे लिखने हैं जिसका सेम मैग्नीट्यूड होता हो। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता हो। उनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, वो कह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स ऐसे अपनी तरफ से कोई भी लिख दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता हो, मैग्नीट्यूड सेम होता हो, कोई भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जिससे मैं लिख देता हूँ आई कैप प्लस 2k कैप 2j कैप और ये 3k कैप। ठीक है, हमने ये वेक्टर लिख दिया। तो आप देखिए कि जब भी वो मैग्नीट्यूड के बारे में पूछे, 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी x, y और z की वैल्यूज हैं उनकी बस पोजीशन को चेंज कर दीजिए। जैसे क्या करेंगे, 3 को हमने i के साथ लिख दिया, j को हमने सिर्फ सिंगल छोड़ दिया है, और k के साथ में हम 2 को लिख देते हैं, तो 2k कैप। तो ये देखिए आप यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और अगर हम b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका मतलब जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है उसमें आपको वेक्टर्स में कुछ नहीं करना है, बस एक वेक्टर
में कोई भी नंबर लिख दीजिए, एक्स वाई जेड की वॉटएवर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपको सेकंड वेक्टर में उन्हीं वैल्यूज का क्या कर देना है, आपको पोजीशंस को चेंज कर देना है। एक्स जे के साथ भेज दो, मतलब कोई भी किसी के साथ भेज सकते हो, लेकिन वैल्यूज जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं वो सेम रहनी चाहिए। तो ये दोनों क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसके एग्जाम्पल हो गए। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेम मैग्नीट्यूड के तो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। इसके बाद राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे कोई दो वेक्टर्स लिखो जिसके सेम मैग्नीट्यूड होते हो, मैग्नीट्यूड वाले तो कर लिए, सेम डायरेक्शन होते हो, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का टर्म अलग है, डायरेक्शन का टर्म अलग है, ठीक है। अब हमें दो वेक्टर्स ऐसे लिखने हैं जिसका क्या होता हो, सेम डायरेक्शन होता हो, ए वेक्टर बी वेक्टर। ध्यान रखिए, ए वेक्टर जैसे हम लिख देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो आप जब भी आपको सेम डायरेक्शन की बात करें तो आप उसी के मल्टीपल्स कर दीजिए। क्या करते हैं, आपको उसी के मल्टीपल्स लिख दीजिए। मल्टीपल्स मतलब उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। हमने किसके मल्टीपल लिख दिए, 2 के मल्टीपल लिख दिए, मतलब उसी के करस्पॉन्ड लिख दीजिए, तो वो हो जाते हैं हमारे पास सेम डायरेक्शन वाले टर्म, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में हम नंबर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, और बाकी जब हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन वाले में क्या कर देते हैं, वहां पे उसके मल्टीपल्स को लिख देते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम कल अपलोड करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स खत्म हुआ, ठीक है। थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे।